एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अतुल्य भाषा हिंदी चैनल में। मैं आज आपको विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में बताऊंगी कि इनको हम कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे समझेंगे कि कहाँ पर हमारा कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा बोर्ड पर लिखकर रखती हूँ, लिखकर समझाती हूँ। तो आज फिर मैंने आपके सामने विराम चिन्ह जो है लिखकर रखे हुए, आप उनको समझिए, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह साइन। इसका चिन्ह इस तरीके से बनेगा। मैं एक बार और बना के दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। अब इसके बारे में जानते हैं ये हम चिन्ह को कहाँ लगाते हैं। वाक्य के पूरा होने पर, ध्यान दीजिएगा, वाक्य के पूरा होने पर अर्थात भाव या विचार के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं, तो बात करते करते रुक जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो कथन हमारा पूरा हो चुका होता है। हम अपनी बात को, अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरे के सामने पूरा रख चुके होते हैं। तो उस जगह पर हमारा विराम चिन्ह का उपयोग होता है। कौन सा विराम चिन्ह? पूर्ण विराम चिन्ह। जैसे रमेश घर जाता है, जल्दी जाओ। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपका वाक्य बड़ा है, आपका वाक्य छोटा है। यहाँ पे इसको प्रयोग हम करेंगे कि हमारा वाक्य पूरा कब हो रहा है। पूर्ण विराम चिन्ह जो हम लगाएंगे अपने भाव को व्यक्त करने के बाद लगाएंगे, अपनी पूरी बात को कहने के बाद लगाएंगे। और अगर हमारा इस तरीके से वाक्य पूरा हो जाता है, जैसे रमेश जाता है, राम ने खाना खाया है, वो घूम के आ गया, या वो मंदिर जाकर आ गए, जैसे भी हमारे छोटे बड़े सभी तरह के वाक्य होते हैं। जैसे आयुष नहीं पढ़ता है, तो जो भी हमारे छोटे बड़े वाक्य होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो उनके आगे हम ये पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। आया समझ में? ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, जैसे कि अल्प शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा छोटा सा। अल्प पूर्ण, पूरा, अल्प छोटा। तो अल्प विराम यानी कि छोटा चिन्ह हम कहाँ लगाएंगे? अच्छा, इस चिन्ह को लगाने के लिए बहुत सारे वाक्य हैं। छोटे वाक्य में भी लग जाएगा, और इसमें क्या है, पूरे वाक्य को अलग अलग दर्शाने के लिए भी ये लग जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, एक बार ध्यान दीजिए। एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों का पदबंधों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी चीज को अलग अलग दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए अपने वाक्य को। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट करती हूँ। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों का पदबंधों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जब हम इन शब्दों को अलग अलग दिखाएंगे तो उस जगह हम अल्प विराम का उपयोग करेंगे। जैसे सीता एक अकेला शब्द है, अनीता एक अकेला शब्द है, तरबूज, केला, आलू, बैंगन आदि। अभी मैंने आपको अल्प विराम बताया, दो या दो से अधिक शब्दों को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब दो या दो शब्दों को अलग अलग हम कैसे दर्शाएंगे, तो वो इसमें ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ लिखा है संबोधन के बाद। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, पुकारना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पुकारा गया है राहुल को, आप देख रहे होंगे राहुल, राहुल के बाद मैंने अल्प विराम लगाया है और उसके बाद तुम इधर आओ। ये हमारा वाक्य पूरा हो रहा है, तुम इधर आओ, तो यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम लगाया है। अब आया आपको बात समझ में? संबोधन के बाद राहुल तुम इधर आओ। दूसरा, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब दूसरे में सुनो। अब यहाँ पे हमारा सुनो, कहना,
अलग अलग शब्दों को जब हमें दर्शाना है तो वहाँ पर हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो। इसी तरीके से दूसरा आता है पत्र में अभिवादन लिखते समय, पत्र को समाप्त करते समय, तारीख और वर्ष को लिखते समय। अब अगर हम पत्र को शुरू करेंगे और उसको समापन करेंगे बिना शब्दों को अलग अलग दर्शाए तो हमें वो पता कैसे चलेगा? और जब हमें सारा एक साथ ही पता चलेगा, एक साथ ही हम लिख देंगे बिना विराम चिन्हों को लगाए, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा वाक्य कहाँ खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ, और अलग अलग शब्दों को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो इन शब्दों को समझने के लिए हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना पड़ता है और उनको करना भी चाहिए। और इसी तरीके से इन चिन्हों को बनाया गया है। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे पूज्य पिताजी। अब पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य चाचा जी, मामा जी, हम किसी के लिए भी संबोधन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अल्पविराम लगाएंगे। फिर हम अभिवादन लिखेंगे, फिर हम अल्पविराम लगाएंगे। भवदीय में अपना नाम लिखते हैं, मतलब लिखने वाले का नाम रहता है, तो वो समापन के समय भवदीय में भी हम अल्पविराम लगाएंगे। उसी तरीके से जब हम पता लिखते हैं, अपना पता में हमने अपना नाम लिखा तो ये शब्द हमारा पूरा है। उसके बाद L 524 मथुरा 7 नवंबर 2016। तो इन शब्दों को, ये हमारे बहुत सारे शब्द हैं और इन शब्दों को अलग अलग दर्शाने के लिए हमें अल्पविराम का उपयोग करना होता है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। विराम चिन्ह इतने कठिन नहीं है कि वो समझ में ना आए। अगला चिन्ह है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह एक बिंदु और अल्पविराम के जैसे होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पर। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? पूर्ण और अल्पविराम के मध्य का चिन्ह है। ये कहाँ का चिन्ह है? पूर्ण और अल्पविराम। जैसे मैंने पीछे आपको पूर्ण विराम बताया और अल्पविराम बताया, उन दोनों के मध्य का चिन्ह है ये अर्धविराम। ठीक है। इसमें पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है। इसमें पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है। किसके लिए? जब हम अपने वाक्य को कहते हैं, अपने भाव या विचारों को रखते हैं, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको विराम के बारे में बताया, उसी तरह से जब तक हम इन चिन्हों का उपयोग नहीं करेंगे, अपने भाव को व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने ये विराम चिन्ह समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों को समझिएगा। एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि अर्ध विराम में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा समय लगता है। कैसे लगता है? तो वो आप वाक्य पर देखिए। बम एक भयंकर वस्तु है। बम तो सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, सब जानते हैं। बम एक भयंकर वस्तु है। यहाँ पर हमने अर्धविराम का चिन्ह लगाया है। देखिए, बम एक भयंकर वस्तु है। हमारा ये वाक्य यहाँ हुआ, तो यहाँ पे हमें अधिक रुकना पड़ रहा है, ऐसा सभी जानते हैं। यहाँ हमने पूर्ण विराम लगाया है, तो मेरे बोलने पर ध्यान दीजिए। बम एक भयंकर वस्तु है, ऐसा सभी जानते हैं। तो हमें पहले वाक्य में अधिक समय तक रुकना पड़ा और दूसरे वाक्य में हमें कम समय तक रुकना पड़ा। अब उसी तरह से दूसरा वाक्य लीजिए। देखिए, मैं आपका सामान लौटा दूंगा, विश्वास रखिए। मैं आपका सामान लौटा दूंगा, विश्वास रखिए। तो हमें पहले वाक्य में अधिक रुकना पड़ा और दूसरे वाक्य में हमको कम रुकना पड़ा। तो ये आ गया होगा समझ में कि इसमें क्या होता है कि पूर्ण विराम से कम समय लगता है और अल्प विराम से
अधिक समय तक हमें रुकना पड़ता है अपनी बात को व्यक्त करने के लिए। जैसे अभी हमने व्यक्त करी कि बम एक भयंकर वस्तु है, ऐसा सभी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब दो या दो से स्वतंत्र, जब दो शब्द या दो शब्दों से अधिक शब्द के बीच में कोई योजन ना हो, यानी उन दोनों शब्दों के बीच में योजन मतलब जोड़ना, एक साथ वो नहीं हो सकते, तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब दो शब्द या दो से अधिक शब्दों के बीच में कोई भी योजन ना हो, कोई भी तालमेल ना हो, तब उस जगह अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वह देर से उठा, ये हमारा एक वाक्य था, इसको हमने दर्शाया, अलग से दर्शाया, तो यहाँ पे हमने ये अल्पविराम का चिन्ह लगाया है। नहाकर उसने नाश्ता किया, यहाँ हम देर तक रुके तो हमने यहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह लगाया। अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। ठीक है, तो अब वह देर से उठा, नहाकर उसने नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। यहाँ पर हमने 3 चिन्हों का प्रयोग किया है। अब कौन कौन से चिन्ह है ये तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत है? लगता है मुझे बताने की जरूरत है। पहला अल्पविराम, दूसरा अर्धविराम और तीसरा पूर्ण विराम। और मैं आपको सिखा रही थी पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, लेकिन जब हमने इस वाक्य को लिखा तो इस वाक्य में पहले हमारा अल्पविराम आया, फिर अर्धविराम आया और फिर हमारा पूर्ण विराम आया, क्योंकि पूर्ण विराम तक आते आते हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। तो अब आया आपको विराम चिन्हों का मतलब समझ में, ये क्यों जरूरी है? ये हमारे वाक्य के और भाव के ठहराव के बीच में आने वाले चिन्ह हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपने वाक्य को पूरा कह पाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ तक मुझे ध्यान है आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जहाँ हम किसी से प्रश्न करते हैं या हमें उस वाक्य की अनुभूति होती है कि ये तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहाँ पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कौन हैं? आप कौन हैं? रवि कहाँ जा रहा है? कौन, कहाँ, कितना, कैसे, कौन सा, कौन सी, जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और इस तरह के वाक्यों में जहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए वहाँ पूर्ण विराम न लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख रहे होंगे इस तरह से बनाया जाता है। प्रश्न अगले चिन्ह पर ध्यान दीजिए। अगला चिन्ह है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयाबोधी चिन्ह क्या होता है इसको समझिए। आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक आदि भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब ये हमारे भाव कौन कौन से हैं जैसा कि आप शब्दों से समझ रहे होंगे। हाँ, एक बात और मैं बीच में आपको ध्यान देता हूँ। देखिए, आश्चर्य के बाद अल्पविराम, भय के बाद अल्पविराम, घृणा के बाद अल्पविराम, हर्ष के बाद अल्पविराम और शोक के बाद अल्पविराम। बोले तो नहीं हो आप अल्पविराम किसे कहते हैं? जो शब्दों को अलग अलग दर्शाते हैं वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो ये आ गया ना, देखिए अलग अलग शब्दों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये होते क्या है? आश्चर्य, चौंकना, कोई हमारे सामने अचानक आ जाता है और हमें उसके आने की उम्मीद नहीं होती है तो हम चौंक जाते हैं। हर्ष, हमें किसी तरह की खुशी मिलती है। भय, डर, जैसे हम डर जाएंगे। शोक, दुख,
तो ये शोक, दुख, खुशी, डरना, ये सब जो है हमारे भाव को व्यक्त करते हैं, और इनको हम जब व्यक्त करते हैं तो वो हमारा विस्मयाबोधि चिन्ह के द्वारा जो है उसको दर्शाया जाता है। यानी कि उन शब्दों के आगे पूर्ण विराम की जगह विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे। अब अरे चौंकने वाली बात है। ऐसा समझो जैसे आपका दोस्त आया, आपको उसके आने की उम्मीद नहीं थी कि वो आ सकता है, और अचानक वो आपके सामने आ गया, तो आप यही प्रश्न करोगे, अरे तुम यहाँ कैसे, है कि नहीं। अब अगला है, वाह कितना सुंदर झरना है। क्यों? क्योंकि आपको उस झरने को देख के खुशी मिल रही है, हर्ष मिल रहा है, तो उसमें कैसे बोलोगे आप, वाह कितना सुंदर झरना है। तो इसमें हम शब्द के आगे न विराम लगाएंगे न अल्पविराम लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगाएंगे, विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और हाँ, इसके बाद शुरू होने वाले अधिकांश शब्द हमारे कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। कैसे शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, अरे तुम यहाँ कैसे, तो यहाँ पे कैसे लगा हुआ है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। उसी तरह से वाह कितना सुंदर झरना है, कितना लिखा हुआ है और सुंदर झरना है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। आया समझ में आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयाबोधक चिन्ह। विराम चिन्ह और भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी।